हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को कवर किया था, जहां पर हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 को समझा। और हमने ये भी समझा था कि 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन सिटीज़न है और कौन नहीं, ये हमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 से पता चलता है। जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद ये सेम इन्फॉर्मेशन हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलती है। अब आप नागरिक तो बन गए, बट किसी भी इंसान को अपनी लाइफ डिग्निटी से जीने के लिए, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक राइट्स, कुछ मूलभूत अधिकारों की ज़रूरत होती है। नागरिकों को उनके अधिकार देने की शुरुआत इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने साल 1215 में की थी। साइन कर यहाँ। उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स दिए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और क्योंकि भारत के नागरिकों को ये मूलभूत अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से मिलते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। पार्ट 3 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का वही पार्ट है जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल मिलते हैं, यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आज़ादी मिलने से पहले से ही फंडामेंटल राइट्स को लेकर काफ़ी सीरियस थे। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 सेशन में ही फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल। और ये सेशन हुआ था कराची में। इस रेजोल्यूशन में ये माना गया था कि हमारे देश के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और एसोसिएशन जैसी राइट्स मिलने चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट, क्रीड, सेक्स या रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो फिर एक बार इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि हमारे देश के नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। और क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में आपको अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की एक झलक दिखती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ भारत के ही नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देता है? जी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एलियंस को भी फंडामेंटल राइट्स देता है। एलियंस वो लोग हैं जो किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि वो इंडिया में किसी काम से आए हों, या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर, या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे घूमने के लिए आए हों। और इन एलियंस को भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। या तो ये फ्रेंडली एलियंस हो सकते हैं या फिर एनिमी एलियंस। जिन देशों से इंडिया के अच्छे संबंध हैं उन देशों के नागरिकों को हम फ्रेंडली एलियंस कहते हैं, और जिन देशों के साथ इंडिया वॉर में है उन देशों के नागरिकों को हम एनिमी एलियंस कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में रहने वाले लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है, बट फ़र्क इतना ही है कि आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। और एलियंस में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंडली एलियंस को एनिमी एलियंस की तुलना में ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर एक राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है वो फंडामेंटल नहीं होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी राइट्स देता है उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी भी दूसरे राइट्स के वायलेशन में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह के चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करे तो उन लॉज को कोर्ट के द्वारा नल और वॉइड माना जाएगा। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि चाहे देश में सरकार कितनी भी निरंकुश हो जाए, कितनी भी तानाशाह हो जाए, फिर भी देश के लोगों की लिबर्टी, फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट रहेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इन फंडामेंटल राइट्स और इनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म बार बार दिखती है और वो टर्म है स्टेट। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के सबसे पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर ये कहा गया है कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाली जितनी भी एजेंसीज़ हैं
वो सभी के सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। इसी तरह स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ड्रिल डाउन करें तो हम देखेंगे कि लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये सब भी स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो इन्हें भी स्टेट माना जा सकता है। इतना ही नहीं, स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडीज़ जैसे कि LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सब इंडिविजुअली स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो वो प्राइवेट एजेंसीज जो स्टेट के लिए काम करती हैं वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आर्टिकल 12 में तो हमें ये जानने के लिए मिलता है कि स्टेट क्या है। अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करता है तो ऐसे लॉ को खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसे लॉज को खारिज करने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगी सुप्रीम कोर्ट उस लॉज को रिव्यू कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू में ऐसा पाता है कि ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ खेल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि ऑल लॉज, तो यहाँ पर किस तरह के लॉज की बात हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो लॉज हो सकते हैं जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस भी हो सकते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नर्स इशू करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स और रेगुलेशन या फिर नोटिफिकेशन को भी यहाँ कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। बेसिकली होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, बट कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव्स को भी रूल्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। यानी जब इस तरह का सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वर्क एग्जीक्यूटिव्स करते हैं तो उसे कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। और इनमें से किसी भी तरह के लॉज को अगर फंडामेंटल राइट में चेंजेस करते हुए पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनको वॉइड कर सकता है। बट क्या वाकई पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते? तो पहले तो यही माना जाता था, बट एक लैंडमार्क केस ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये लैंडमार्क केस था केसवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात सामने निकल कर आई। यहाँ पर कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सोशल फिलॉसफी पर बेस है। और हर एक फिलॉसफी की दो मेन फीचर्स होती हैं, बेसिक और सर्कमस्टेंशियल। इस केस में कहा गया कि जिस तरह रिलीजन की फिलॉसफी तब तक जिंदा रहती है जब तक कि उसकी बेसिक फीचर्स इंटैक्ट है, हालांकि सर्कमस्टेंशियल फीचर्स यानी बाहरी फीचर्स समय के साथ चेंज होती रहती हैं। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ फीचर्स एसेंशियल हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। इन फीचर्स को कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स। ये हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ये फैसला किया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को इस तरह चेंज करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स इंटैक्ट रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर कोई फंडामेंटल राइट जो हमारी बेसिक फीचर्स का पार्ट नहीं है और उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई भी लॉज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अगर फंडामेंटल राइट्स में ऐसे चेंजेस करता है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर हिल जाएगी, तो ऐसे केसेस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या फिर लॉज जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं वो सब के सब नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो इस तरह हमने फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही साथ आर्टिकल 12 और 13 को भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।